Hello everyone and I welcome you all to Guru Mantra classes. This is chapter 12 of your Indian Polity by Lakshmi Kant and we are going to study parliamentary system in this particular lecture. Okay? तो लास्ट लेक्चर के कॉन्सेप्ट्स आई होप आप लोगों को सारे क्लियर हैं. हम पार्लियामेंट्री सिस्टम से शुरू करेंगे. ओके तो मैं बुक का लाइन बाय लाइन आपको समझाने वाली हूँ जैसे कि प्रीवियस क्लासेस में हमने किया था, ताकि आपके लिए जब आप इसको एक बार फटाफट से 2x पे देखें या फिर 1.5x पे देखें तो आपके लिए रिवीजन करना बहुत आसान हो जाए और आपका पूरा लक्ष्मीकांत कंप्लीट हो जाए. तो देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो हमको एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट देता है. ठीक है, यूएसए में कौन सा है? प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है. और हमारे इंडिया में क्योंकि हमने इस कॉन्सेप्ट को कहाँ से लिया है, हमने इसको यूके के पार्लियामेंट से लिया है. तो यूके के मतलब कॉन्सेप्ट पे लिया है जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम को फॉलो किया जाता है. सो इंडिया में भी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट ही है, बोथ एट द सेंटर एंड एट द स्टेट्स. ठीक है, जो आर्टिकल 74 है और 75 है वो डील करता है पार्लियामेंट्री सिस्टम पे सेंटर में. ठीक है, सेंटर के लिए कौन सा आर्टिकल है? आपका आर्टिकल 74, 75 है जो कि पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बात करता है. और आर्टिकल 163 और 164 जो है वो आपका स्टेट्स के लिए बात करता है फॉर पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, ध्यान रखिएगा, आर्टिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ ही ऐसे आर्टिकल्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको आपको ध्यान में रखना है. सो आर्टिकल 74, 75 फॉर सेंटर एंड आर्टिकल 163, 164 इज फॉर स्टेट्स. ठीक है, ये क्या बताता है? पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है हमारे सेंटर और स्टेट्स में. देखिए, मॉडर्न डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स जो है वो क्लासिफाई होती है इनटू पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ रिलेशंस बिटवीन द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट. तो पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हम कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं? और डिपेंडिंग कि लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव के बीच में किस तरीके का रिलेशन है. तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस रिलेशन बिटवीन लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव हम बता सकते हैं कि ये पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है या फिर प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है. ठीक है, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है वहां पे एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल होता है. ठीक है, किस चीज के लिए? पॉलिसी और एक्ट्स के लिए. सो हियर इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम हमारे यहाँ क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव है, जो एग्जीक्यूट करता है, ठीक है, जैसे कि हमारे आईएएस ऑफिसर्स, वो लेजिस्लेटिव यानी मिनिस्टर्स हो गए जो भी, अपने पॉलिसी और एक्ट्स के लिए ये एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव को रिस्पॉन्सिबल होता है कि सही तरीके से काम हो रहा है या नहीं हो रहा है. ठीक है, प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेचर को रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है फॉर पॉलिसीज एंड एक्ट्स. बात को ध्यान से सुनिएगा. पार्लियामेंट्री में क्या हो रहा है? जो आपका एग्जीक्यूटिव है इट इज रिस्पॉन्सिबल टू द लेजिस्लेचर फॉर द पॉलिसीज एंड एक्ट्स. ठीक है, लेकिन प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या हो रहा है कि the executive is not responsible to the legislature for the policies and acts. I hope it is clear. प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में क्या हो रहा है? हाँ, मैंने इसको ये बता दिया आपको. ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट होता है ऑफ द लेजिस्लेचर इन रिस्पेक्ट टू द टर्म ऑफ द ऑफिस. तो ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव जो है वो लेजिस्लेटिव के ऊपर डिपेंडेंट है प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कि भाई इसका टेन्योर जो है ऑफिस इतना 5 साल रहेगा, 4 साल रहेगा, ये लेजिस्लेटिव डिसाइड नहीं करता है. ठीक है, जो एग्जीक्यूटिव है वो कॉन्स्टिट्यूशनली इंडिपेंडेंट है इन द प्रेसिडेंशियल सिस्टम जो यूएसए में होता है. ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इज ऑल्सो नोन एज कैबिनेट गवर्नमेंट. क्यों? क्योंकि कैबिनेट सिस्टम है, या फिर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं, या फिर वेस्टमिंस्टर मॉडल भी कहते हैं. ठीक है, जो कि ब्रिटेन में हमको देखने को मिलता है, जापान में देखने को मिलता है, कनाडा में, इंडिया में. ठीक है, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को और किस किस नाम से हम जानते हैं? कैबिनेट गवर्नमेंट, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट और वेस्टमिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट, जो कि कहाँ कहाँ मिलता है हमको? ब्रिटेन में देखने को मिलता है, जापान में देखने को मिलता है, कनाडा में देखने को मिलता है और हमारे इंडिया में देखने को मिलता है. ठीक है, प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट ऑन द अदर हैंड किस नाम से जाना जाता है? नॉन रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट, या फिर नॉन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, या फिर फिक्स्ड एग्जीक्यूटिव सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट. ठीक है, ये नाम से जाना जाता है. कहाँ कहाँ पे देखने को मिलता है हमको? यूएसए में देखने को मिलता है, ब्राजील में देखने को मिलता है, रशिया में, श्रीलंका में. ठीक है,
ये सब कंट्रीज में आपको प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट देखने को मिलता है। आइवर जेनिंग्स ने क्या कहा है पार्लियामेंट्री सिस्टम को, कि एक कैबिनेट सिस्टम है। क्यों? क्योंकि कैबिनेट इज द न्यूक्लियस ऑफ पावर इन द पार्लियामेंट। अगर ये पार्लियामेंट है तो अगर पावर कहीं पे है तो वो न्यूक्लियस में है, और न्यूक्लियस में कौन बैठता है? कैबिनेट के मिनिस्टर्स। ठीक है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है हमारे प्रेजेंट गवर्नमेंट में जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं वो कौन कौन हैं। बड़े अच्छे नामी गिरामी लोग हैं, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो कैबिनेट सिस्टम को आइवर जेनिंग्स ने क्या बोला है कि न्यूक्लियस ऑफ पावर है, पावर का सेंटर है यहाँ पे। ठीक है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट को हम रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, क्योंकि जो कैबिनेट है, कैबिनेट रियल एग्जीक्यूटिव से भरा हुआ है। ठीक है, ये पार्लियामेंट को अकाउंटेबल होता है और ऑफिस में तब तक रहता है जब तक कि उसका कॉन्फिडेंस एंजॉय करता है। ठीक है, नहीं तो क्या आ जाता है? नो कॉन्फिडेंस मोशन, जो कि आपको लास्ट टू लास्ट लेक्चर में भी मैंने बताया था। बात समझ में आ गई? यहां तक कोई डाउट? ओके, नाउ इसको पार्लियामेंट्री सिस्टम को हम वेस्टमिंस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट भी कहते हैं। ठीक है, आफ्टर द लोकेशन ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट वेयर द पार्लियामेंट्री सिस्टम ओरिजिनेटेड। तो ये पार्लियामेंट्री सिस्टम का ओरिजिनेशन कहां से हुआ है? ब्रिटिश के पार्लियामेंट्री सिस्टम से। आई होप इट इज क्लियर। अब देखिए, इन द पास्ट जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल और पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स थे ना, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को प्राइमस इंटर पार्स भी कहा था। ठीक है, जो पुराने लोग थे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो थे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को बोला कि ये प्राइमस इंटर पार्स है। इनका मतलब क्या होता है? फर्स्ट अमंग इक्वल्स। इक्वल्स में सबसे फर्स्ट अगर कोई है तो वो प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, इन रिलेशन टू द कैबिनेट, कैबिनेट को ध्यान में रखते हुए। अभी रिसेंट पीरियड में जो प्राइम मिनिस्टर का पावर है, इन्फ्लुएंस है, पोजीशन है, वो इंक्रीज हो गया है और ज्यादा विज़ द कैबिनेट। ठीक है, he has come to play a dominant role in the British politico-administrative system. ठीक है, hence the latter political analysts like Crossman, Mackintosh and others have described the British system of government as prime ministerial model of government. ठीक है, तो ब्रिटिश सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को किस नाम से जाना जाता है? प्राइम मिनिस्टीरियल गवर्नमेंट। तो आप समझ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है इन द पार्लियामेंट्री सिस्टम। ठीक है, और यही इंडियन कॉन्टेक्स्ट में भी सही होल्ड करता है, क्योंकि हम इंडिया में भी देख रहे हैं प्राइम मिनिस्टर का क्या ओहदा है, पावर है। क्लियर? ओके, नाउ वी विल स्टार्ट फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम। क्यों और कैसे हम कह सकते हैं कि इस कंट्री में पार्लियामेंट्री सिस्टम है? तो देखिए, सबसे पहला जो फीचर है वो है नॉमिनल एंड रियल एग्जीक्यूटिव्स। नॉमिनल और रियल एग्जीक्यूटिव्स का मतलब क्या होता है? जो प्रेसिडेंट है, हमारे जो प्रेसिडेंट है, उनको हम नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कहते हैं। एक और नाम से जाना जाता है डी जूरे एग्जीक्यूटिव या फिर टाइट्यूलर एग्जीक्यूटिव, नाम के एग्जीक्यूटिव। ठीक है, सिर्फ ठप्पा लगाने के लिए लास्ट में इनका पावर है। तो नॉमिनल एग्जीक्यूटिव कौन है? हमारे प्रेसिडेंट। और जो असली प्रेसिडेंट, जो असली एग्जीक्यूटिव है वो कौन है? प्राइम मिनिस्टर। इनको हम कहेंगे डिफैक्टो एग्जीक्यूटिव। ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट माने जाते हैं। रिपब्लिक वाला जो टर्म है वो यहीं से है ना, मैंने आपको बताया था। तो प्रेसिडेंट जो है वो हेड ऑफ द स्टेट माने जाते हैं, लेकिन प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, याद रखिएगा। तो आर्टिकल 74 जो है वो प्रोवाइड करता है फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आर्टिकल 74 आपसे पूछ सकता है क्या है? आर्टिकल 74 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगा और वो हेड किससे किया जाएगा? प्राइम मिनिस्टर से। ठीक है, और ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ये एड और एडवाइस करेगा, ये जो प्राइम मिनिस्टर है ये एड और एडवाइस करेगा प्रेसिडेंट को, ताकि ये अपने फंक्शंस को एक्सरसाइज कर सके। ठीक है, और जो ये एडवाइस देंगे ये बाइंडिंग होगा प्रेसिडेंट के ऊपर, ध्यान रखिएगा। ये सिर्फ एडवाइस देके ऐसे ही छूट नहीं सकते, ये प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग होगा। मतलब जो भी एडवाइस प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को देंगे वो बाइंडिंग होगा, प्रेसिडेंट को ये चीज एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी। सो दिस इज व्हाट आर्टिकल 74 टेल्स यू अबाउट। आई होप इट इज क्लियर। So what is the first feature of parliamentary form of government? It is nominal and real executives. लक्ष्मीकांत की पूरी बुक मैंने ऐसे ही रंग दी है, क्योंकि इसमें भाई इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है कि मैं क्या बताऊं। ठीक है, तो सेकंड फीचर जो है वो है आपका मेजॉरिटी पार्टी रूल। मतलब क्या है इसका? देखिए, मेजॉरिटी पार्टी रूल का मतलब होता है
जो पॉलिटिकल पार्टी ने मेजॉरिटी की सीट सिक्योर की है लोकसभा में, उनको गवर्नमेंट बनाने का मौका मिलेगा। ठीक है, तो जो लीडर होगा उस पार्टी का, उसको अपॉइंट किया जाएगा एज प्राइम मिनिस्टर। कौन अपॉइंट करेंगे? बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा लीडर ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी जो भी जीत के आया लोकसभा में। बाकी के जो मिनिस्टर्स होंगे उनको प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करेगा। किसकी एडवाइस पे? वो जो प्राइम मिनिस्टर चुना गया है, जो लीडर है उस पार्टी का, उस प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे बाकी के मिनिस्टर्स को क्या किया जाएगा? अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन अगर कोई सिंगल पार्टी को मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो क्या होगा? एक कोalition पार्टी को इनवाइट किया जाएगा, प्रेसिडेंट इनवाइट करेंगे ताकि आप आके गवर्नमेंट बना लीजिए। मतलब एक ये छुटपुटिया पार्टी है, एक ये छुटपुटिया पार्टी है, एक ये छुटपुटिया पार्टी है, इनको मिला करके अगर गवर्नमेंट बन रहा है तो ये दोनों मिलकर के गवर्नमेंट बना लेंगे, या इनको मिला करके गवर्नमेंट बन रहा है तो इनको इनवाइट कर दिया जाएगा बाय प्रेसिडेंट कि आ जाइए, आकर के गवर्नमेंट बना लीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहीं पे ना बहुत ज्यादा हॉर्स ट्रेडिंग होती है। हॉर्स ट्रेडिंग का मतलब क्या होता है कि भाई जो जितने भी ये एमएलए एमपी हैं, इनको खरीद बिक्री किया जाता है और उसके बाद पार्टी में इनवाइट किया जाता है कि भैया मेजॉरिटी मिल जाए और गवर्नमेंट फॉर्म कर ले। सो सेकंड फीचर ऑफ दिस पार्लियामेंट्री सिस्टम इज मेजॉरिटी पार्टी रूल। जिसकी भी मेजॉरिटी होगी वो गवर्नमेंट बनाएगा। थर्ड इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हाट डू वी मीन बाय कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी? देखिए, ये एक बेडरॉक प्रिंसिपल है। पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का बेडरॉक प्रिंसिपल क्या है? आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन में। तो ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यानी कि जो मिनिस्टर्स हैं वो पार्लियामेंट को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है इन जनरल, और लोकसभा को इन पर्टिकुलर। ठीक है, आर्टिकल 75 कहता है ये टीम की तरह एक्ट करेंगे, एक ही साथ स्विम करेंगे और एक ही साथ डूब भी जाएंगे। दैट मीन्स दे एक्ट एज अ टीम एंड स्विम एंड सिंक टुगेदर। ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बोलता है कि जो लोकसभा है वो पूरी की पूरी मिनिस्ट्री को, यानी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, उस पूरी की पूरी मिनिस्ट्री को जो कि प्राइम मिनिस्टर हेड कर रहे हैं, उनको एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करके हटाया जा सकता है। अगर मान लीजिए वो पार्टी जो है वो अपना कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट में प्रूव नहीं कर पाती है, तो ये नो कॉन्फिडेंस मोशन से पूरी की पूरी मिनिस्ट्री जो है वो खत्म हो जाएगी। बात समझ में आ गया? तो इसका मतलब होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। सब के सब किसी भी चीज के लिए एक साथ रिस्पॉन्सिबल होंगे, एक साथ तैरेंगे और एक ही साथ डूब भी जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट फीचर इज योर पॉलिटिकल होमोजेनिटी। जस्ट अ सेकेंड। तो देखिए, पॉलिटिकल होमोजेनिटी का मतलब क्या है? यूजुअली जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है ना, वो सेम पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो इसलिए सेम पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी होती है उनकी। लेकिन अगर मान लीजिए ये मैंने जो बताया था, ये छुटपुटिया पार्टी अगर आकर के आपस में गवर्नमेंट बनाती है, तो कोalition के टाइम पे क्या होगा? इसको कोalition बोलेंगे ना, तो इसके टाइम पे क्या होगा? इनको कंसेंसस में बाउंड किया जाएगा। मतलब एक ही मत होना चाहिए, तभी जाकर के इनकी सेम आइडियोलॉजी हो सकती है ना। अगर ये अलग बोल रहा है, ये अलग बोल रहा है, तो आपस में ही तो इनके कोई मत नहीं है ना, तो फिर नो कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी कोई भी पास कर देगा इनके खिलाफ। तो पॉलिटिकल होमोजेनिटी होनी जरूरी है। ठीक है, सेम पॉलिटिकल पार्टी होती है तो होती है। ठीक है, नेक्स्ट फीचर इज योर डबल मेंबरशिप। व्हाट डू वी मीन बाय डबल मेंबरशिप? देखिए, जो मिनिस्टर्स है ना, जो भी मिनिस्टर्स हैं, वो लेजिस्लेचर को और एग्जीक्यूटिव को, ठीक है, ये लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों के मेंबर होते हैं। जो मिनिस्टर्स आए हैं ये लेजिस्लेचर के भी मेंबर हैं और एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर है। इसका मतलब क्या है कि कोई भी पर्सन मिनिस्टर तब तक नहीं बन सकता जब तक वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। ठीक है, वो मिनिस्टर तभी बन सकता है जब वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। ठीक है, एक टर्म दिया जाता है कि भाई अगर आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है, ठीक है, मान लीजिए आप मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है बट फिर भी आप मिनिस्टर बन गए हैं, तो आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है। इस 6 महीने के टाइम में आपको क्या करना है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन जाना है। ठीक है, तभी आपकी ये पोजीशन जो है ये सिक्योर रहेगी, नहीं तो आपको हटा दिया जाएगा। सो दिस इज द मीनिंग ऑफ डबल मेंबरशिप, कि भाई लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों के मेंबर होते हैं एक मिनिस्टर, और अगर नहीं है तो 6 महीने का टाइम होता है, भैया अप्रूव कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट सिक्स्थ फीचर इज लीडरशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। हमने स्टार्टिंग में भी देखा था दैट प्राइम मिनिस्टर का जो रोल है वो लीडरशिप का रोल है। ठीक है, इन दिस फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और ये
काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के लीडर हैं, पार्लियामेंट के लीडर हैं एंड लीडर ऑफ द पार्टी इन पावर है, मतलब जो पार्टी पावर में है उनके भी लीडर हैं। इस कैपेसिटी में इनका रोल जो है वो बहुत ज़्यादा क्रूशियल हो जाता है गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में। तो ये एक फीचर आपको ध्यान रखना है। 7th फीचर क्या है? डिसोल्यूशन ऑफ द लोकसभा। देखिए, जो लोअर हाउस है, लोअर हाउस यानी हो गया लोकसभा और अपर हाउस हो गया यानी कि राज्यसभा, ठीक है। तो जो लोअर हाउस है उसको डिसॉल्व किया जा सकता है। कैसे? अगर जब प्रेसिडेंट चाहेंगे। प्रेसिडेंट कब चाहेंगे? जब प्राइम मिनिस्टर बोलेगा कि भैया प्रेसिडेंट जी आप एक काम कीजिए, ये लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर जो है वो प्रेसिडेंट को एडवाइस कर सकता है कि आप लोकसभा डिसॉल्व कर दीजिए बिफोर द एक्सपायरी ऑफ इट्स टर्म। 5 साल का टर्म होता है ना, इस टर्म से पहले ही, मान लीजिए 4 साल में या 3 साल में ही प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट को कहते हैं कि सर आप इस लोकसभा को डिसॉल्व कर दीजिए, ठीक है, और फ्रेश इलेक्शंस होल्ड कराने हैं। इसका मतलब जो है, जो एग्जीक्यूटिव है वो enjoys the right to get the legislature dissolved in parliamentary system। तो एग्जीक्यूटिव के हाथ में है कि लेजिस्लेचर को डिसॉल्व भी करवा सकता है, क्योंकि आपको पता है प्राइम मिनिस्टर क्या है? डिफैक्टो है ना, और प्रेसिडेंट क्या है? डिजूरे हैं नाम के। तो इनको थप्पा लगाना पड़ेगा और लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगी। लास्ट फीचर इज सिक्रेसी। सिक्रेसी में क्या है? मिनिस्टर्स जो हैं उनको प्रिंसिपल ऑफ सिक्रेसी को फॉलो करना पड़ेगा, और किसी भी तरीके का इंफॉर्मेशन, जो भी प्रोसीडिंग्स हो रही है, पॉलिसीज बन रही हैं, डिसीजन लिया जा रहा है, इनका कोई भी इंफॉर्मेशन इनको बाहर नहीं क्या कहते हैं कि बाहर नहीं देना है किसी को भी, ठीक है। ये ऑफिस ज्वाइन करने से पहले ओथ ऑफ सिक्रेसी लेते हैं, यानी कि एक तरह का शपथ लेते हैं, ठीक है, कि हम भाई ऐसी सिक्रेसी फॉलो करेंगे कि हम ये सारी चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन बाहर किसी को भी नहीं देंगे, ठीक है। तो जो शपथ ऑफ सिक्रेसी है यानी ओथ ऑफ सिक्रेसी है टू द मिनिस्टर्स इज एडमिनिस्टर्ड बाय होम? प्रेसिडेंट। तो मिनिस्टर्स जब ओथ लेते हैं तो कौन उनको एडमिनिस्टर कर रहा होता है? वो हमारे प्रेसिडेंट है। आई होप आपको फीचर्स ऑफ पार्लियामेंट्री सिस्टम अच्छे से समझ में आया है, ठीक है। अब देखेंगे फीचर्स ऑफ प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट। क्या होते हैं प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट के फीचर्स? हमने पार्लियामेंट्री अच्छे से देख लिया, अब प्रेसिडेंशियल देखते हैं। देखिए, अनलाइक द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। इनके फीचर्स क्या है? देखिए, जो अमेरिका के प्रेसिडेंट है वो हेड ऑफ द स्टेट भी है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी है। हमारे यहाँ हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। और हेड ऑफ द गवर्नमेंट कौन है? प्राइम मिनिस्टर। तो अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं वो हेड ऑफ द स्टेट भी हैं और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी हैं। जब वो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं तो वो एक सेरेमोनियल पोजीशन को ऑक्यूपाई करते हैं, क्योंकि आपको पता है अमेरिका कितने स्टेट से बना करके मिला है, आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, मैंने ऑलरेडी लेक्चर्स में आपको बताया हुआ है। तो जब वो स्टेट के हेड का पोजीशन ले रहे हैं तो वो एक सेरेमोनियल पोजीशन है, जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट का सो कॉल्ड। और जब वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है तो वो एक एग्जीक्यूटिव ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट को लीड करते हैं, ठीक है। ये चीज समझ में आ गया। प्रेसिडेंट जो है वो इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा इलेक्ट होता है, जिसका एक फिक्स टेन्योर है 4 साल के लिए, ठीक है। तो प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट हो रहा है? एक इलेक्टोरल कॉलेज है और इनका फिक्स टेन्योर कितना है? 4 साल। इनको रिमूव नहीं किया जा सकता है बाय कांग्रेस एक्सेप्ट बाय इम्पीचमेंट फॉर अ ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट। तो इनको हटाया नहीं जा सकता है, कांग्रेस इनको हटा नहीं सकती है, वहां की भी पार्टी को कांग्रेस ही कहते हैं, ठीक है। तो उनको हटाया नहीं जा सकता है, लेकिन एक ही शर्त पे हटाया जा सकता है, जब उनका इम्पीचमेंट हो जाए। इम्पीचमेंट कैसे हो सकता है? एक ही ग्राउंड है कि भाई ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल, कोई ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट अगर उनसे हो जाता है तो उनका इम्पीचमेंट हो सकता है, ठीक है। जैसे याद होगा आपको डोनाल्ड ट्रंप के टाइम पे उनके इम्पीचमेंट की बात हो रही थी, तो ग्रेव अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट अगर कोई करते हैं अमेरिका के प्रेसिडेंट तो उनको हटाया जा सकता है बाय इम्पीचमेंट। तो प्रेसिडेंट जो है विद द हेल्प ऑफ कैबिनेट और अ स्मॉलर बॉडी कॉल्ड किचन कैबिनेट। किचन कैबिनेट वो कैबिनेट होता है जिसमें बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर्स को डाला जाता है, ठीक है। और ये सिर्फ और सिर्फ एडवाइजरी बॉडी होती है, सिर्फ एडवाइस करती है, एंड कंसिस्ट ऑफ नॉन इलेक्टेड डिपार्टमेंटल सेक्रेटरीज। तो नॉन इलेक्टेड, ठीक है, सिर्फ डिपार्टमेंटल जो सेक्रेटरीज होते हैं ना, जिनको इलेक्ट नहीं किया गया है, वो होते हैं ये किचन कैबिनेट में। बहुत इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, इतना ध्यान रखिएगा।
और दे आर सेलेक्टेड एंड अपॉइंटेड बाय हिम, ये खुद ही प्रेसिडेंट खुद ही सिलेक्ट और अपॉइंट करते हैं कि भाई मेरे किचन कैबिनेट में ये फलाने फलाने लोग रहेंगे, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा रिमूव भी किया जा सकता है इनको किसी भी टाइम, क्योंकि इलेक्शन करके नहीं आए हैं तो उन्हीं के द्वारा अपॉइंट किया गया, कभी भी हटा देंगे, ठीक है। तो जो प्रेसिडेंट और उनकी सेक्रेटरीज हैं आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू द कांग्रेस, ठीक है, कांग्रेस को रिस्पॉन्सिबल नहीं है किसी भी अपने एक्ट के लिए, ना ही दे नाइदर पोजेस मेंबरशिप इन द कांग्रेस नॉर अटेंडेड सेशन, तो ना ही कांग्रेस की मेंबरशिप को पोजेस करते हैं ना उसके सेशंस को अटेंड करते हैं, ठीक है। जो प्रेसिडेंट है वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव को डिसॉल्व भी नहीं कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? ये कौन सा होता है? द लोअर हाउस ऑफ द कांग्रेस। तो कांग्रेस का जो लोअर हाउस है उसको क्या कहते हैं हम? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। और अमेरिका के प्रेसिडेंट इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये क्या है नेक्स्ट? द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर इज द बेसिस ऑफ अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम। ध्यान रखिएगा, तो सेपरेशन ऑफ पावर ये डॉक्ट्रिन जो है, ये जो प्रिंसिपल है अमेरिकन प्रेसिडेंशियल सिस्टम का, ये सबसे इंपॉर्टेंट बेसिस है। तो जो लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशियल पावर है गवर्नमेंट का, वो सब तीनों ऑर्गन्स एक दूसरे से सेपरेटेड है। हमारे यहाँ क्या है, लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव सेम हो जाते हैं, लेकिन यहाँ लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी जो है गवर्नमेंट के, ये तीनों सेपरेटेड हैं और तीनों इंडिपेंडेंट ऑर्गन है, किसी का किसी से लेना देना नहीं है, कोई किसी में इंटरफेयर नहीं कर सकता है। सो दैट इज द फीचर्स ऑफ presidential system, ठीक है। In the next lecture we'll be talking about the merits of the parliamentary system, the demerits of the parliamentary system, okay, and the reasons for adopting the parliamentary system, क्यों हमने parliamentary system को adopt किया था। Alright, so that's all for today। अच्छा, इंग्लिश और ब्रिटिश मॉडल को भी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो हिट द लाइक बटन। कोई भी डाउट है, अगर किसी भी तरीके का कोई पीडीएफ शेयर करना चाहते हैं, कोई भी बात हमसे करना चाहते हैं, तो आप हमें कम्युनिटी सेक्शन में जाकर के ग्रुप पे मैसेज करिए। वहाँ पे आप डायरेक्टली टेलीग्राम पे चले जाएंगे और वहाँ पे आप हमको पर्सनली पिंग कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे डेफिनेटली रिप्लाई करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें फॉर रेगुलर अपडेट्स। एंड थैंक यू, कीप प्रिपेयरिंग एंड बाय बाय नाउ।